नमः संस्कृताय, स्वागत है आप सभी का संस्कृत भारत चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय पे आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। ठीक है, 15 सवाल। ठीक है, अगर इसमें से आप 45 भी कर पाते हैं तो आप 99% यूपी टेट के लिए प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक एक अंक का है। 1 से 10 वर्ण एवं संधि। ठीक है, वर्ण एवं संधि। पहला सवाल, पहले से लेकर 10 तक के जो सवाल होंगे वो वर्ण एवं संधि के सवाल होंगे। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 13, 14 या 16? 11, 13, 14 या 16? तो बताइए, जल्दी बताइए। अगर आपका सवाल 11 है तो 13 है तो 11 भी सही है, लेकिन 11 नहीं है। मूल स्वर जो है तो 9 ही है, लेकिन अगर 13 दिया है 9 नहीं दिया है तो आप 13 पे टिक लगाएंगे, क्योंकि महास्वर में अयुडरिलिक जो है उसमें 9 स्वर की बात की गई है। दूसरा सवाल है, विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि? बताइए। विद्यालय, विद्यालय में कौन सी संधि है? ठीक है, बताइए। आ और आ, अका सवर्णे दीर्घ, यानी कि जब सवर्णी आ जाए तो दोनों सवर्ण होते हैं। ठीक है, आ और आ, तो ये भी आ हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? सवर्णे दीर्घ। ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। देवेंद्र, देखिए, देव इंद्र का संधि रूप क्या है? देव इंद्र का संधि रूप क्या है? क्या हो जाएगा? देवेंद्र इंद्र है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विसर्ग दिया ही नहीं तो ये भी गलत है। ई दे दिया, ये भी गलत है। ये दे दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तीसरा देखिए, रामोस्ति में कौन सी संधि है? रामोस्ति में कौन सी संधि है? स्वर संधि? बिल्कुल नहीं। व्यंजन संधि? नहीं है। यण संधि? नहीं, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। रामो विसर्ग को क्या हो गया? ओ हो गया, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। चौथा सवाल हमारा है, अ और अ बराबर आ किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? यानी कि अका सवर्णे दीर्घ। देखिए, अ यहाँ पे भी है, अ यहाँ पे भी है, आ हो गया, ये सवर्णी है ना, तो क्या हो जाएगा? सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि हो जाएगा। जब सवर्णी आए तो दीर्घ संधि हो जाता है। आज हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं 50 सवाल। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आपका सही होता है। जल्दी जल्दी आप भी गेस करिएगा। बताइए, नदी ईसा का सही रूप क्या है? ई और ई। ठीक है, ई और ई। नदीसा दीर्घ हो गया का सवर्णी दीर्घ से, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, छठा है, सज्जना में कौन सी संधि है? सज्जना में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। सज्जना को पहले लिखिए, सत जन, सत जन, सजन। ठीक है, सजन। ठीक, सज्जना में कौन सी संधि है? सत जना। तो बताइए, स्वर है? बिल्कुल भी नहीं। व्यंजन है तो ये। और देखिए, वर्णों के अंत में क्या होता है? संधि होती है। जो वर्ण पहला वर्ण के अंत और ये दूसरे पद, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पूर्व वर्ण, ये पर हो गया, ये पर हो गया, याद हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। सातवां देखिए, महोत्सव, महाउत्सव, जैसा कि आपको पता है महोत्सव हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग लग गया है तो ये वाला सही है, यहाँ पे विसर्ग नहीं दिया है तो ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गिरीशः, गिरीशः का संधि विच्छेद क्या है? गिरी ईसह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गिरी सह, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, तो ये कौन सा सवाल है? 7 हो गया। 8, 9वां सवाल देखते हैं।
लोकेश्वरियम में कौन सी संधि है? लोक और ऐश्वर्यम, लोक और ऐश्वर्यम। ठीक है, यहाँ पे देखिए आय की मात्रा लग गया तो सीधे सीधे दिख रहा है वृद्धि संधि है। गुण क्या होता है? ओ ए अर क्या होता है? गुड़ होता है। दीर्घ में कसवड़े होता है, इकुयड़च होता है, य व र ल। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, 11 से लेके 20 तक के शब्द रूप सवाल जो है वो शब्द रूप से और धातु रूप से सवाल पूछा है। राम शब्द किस लिंग का है? पूछा है राम शब्द किस लिंग का है? तो स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, नपुंसक लिंग का? सीधे सीधे राम पता चल रहा है पुल्लिंग का है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फल शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है फलानी, फलानी, फला, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। तो कौन सा हो जाएगा? फलानी हो जाएगा। ठीक है, फला नहीं होगा। फलम प्रथमा एक वचन का रूप है, प्रथमा एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है फलम। फले द्विवचन का है। फिर देखिए 13वां सवाल, नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन है। नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन है। नद्यः, नदी, नदी नाम, नद्या। तो नदी, 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 नद्यः। ठीक है, ये तो द्विवचन बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। नदी नाम षष्ठी का है, नद्या नहीं है। ठीक है, अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है। अस्मद शब्द का 13वां सवाल है, 14वां है, 14वां है। ठीक है, अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। मम षष्ठी हो गया, मह्यम चतुर्थी हो गया, मया मेरे द्वारा तृतीया हो गया, मई सप्तमी हो गया। ठीक है, षष्ठी हो गया। ठीक है, फिर अगला सवाल 15वां सवाल देखिए, भू धातु का लट लकार। बहुत इजी सवाल है, फटाक से बताइए कौन सा है भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भवती हो जाएगा। ठीक है, अगला है गम धातु का लट लकार। गम धातु का लट लकार देखिए, गच्छति, अगच्छत, गमिष्यति, गतः। कौन सा होगा? बहुत इजी है, गच्छति हो जाएगा। लट लकार गच्छत, गच्छता, गच्छत, गच्छस, गच्छता, गच्छत, गच्छाम, गच्छावा, गच्छामा। ठीक है, पठ धातु का उत्तम पुरुष, पठत, पढ़ता, पठन, पठस, पढ़ता, पठत, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। उत्तम पुरुष बहुवचन, पठामी, पठावा, पठामा। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, बालक शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। बालका तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, बालकम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, बालके सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ये षष्ठी है। ठीक है, ये द्वितीय है और ये प्रथमा है। ठीक, अगला सवाल देखिए, फल शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप है फलम, फले, फलाने, फलम, फले, फलाने। ठीक है, ये फलानी है। ठीक है, फल शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप फलानी होगा। फला नहीं है, फले नहीं है, द्वितीय का है, फलम प्रथमा विभक्ति का है। ठीक है, उसी तरह देखिए क्री धातु का लट लकार का रूप है क्री, करोत हो जाएगा, करोत होगा नहीं, लंग लकार में चला जाएगा। करिष्यत भविष्यत काल में कृता तुक्ता प्रत्यय लग जाएगा। ठीक है, अब 21 से 30 तक के सवाल जो है कारक समास एवं प्रत्यय से पूछा है। कारक समास एवं प्रत्यय से पूछा है। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? कर्ता ने यानी कि प्रथमा ने। कर्ता ने, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? प्रथमा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हरे। ठीक है, अगला सवाल है कर्ता ने हो गया, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? तो कर्ता कर्म पहला हो गया और कर्ता ने कर्म को द्वितीय हो जाएगा। फिर अगला सवाल है राजपुरुषः में कौन सा समास है? तो जैसा कि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं राजपुरुषः कौन सा समास है, राज अक्सर पूछता है, हर कंपटीशन में पूछता है। तो राजपुरुषः समास है तत्पुरुष समास है। ठीक है, द्वंद्व नहीं होगा, चार थे और क्या और आए, राम और श्याम आए, राम और लक्ष्मण आए, तब लगता है द्वंद्व, चार थे द्वंद्व। ठीक है, बहुब्री होगा नहीं, अव्ययभाव समास होगा नहीं। अव्ययभाव समास में अब देखिए यहाँ पे यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति
कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, अव्यय भाव है, बहुब्रीहि है। तो यथाशक्ति जो है कौन सा समास है बताइए, उसमें अव्यय लगा हुआ है, अव्यय जुड़ गया है, तो यथाशक्ति हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। उपसर्ग आए, अव्यय आए तो क्या लग जाएगा? अव्ययी भाव समास। समास के चैप्टर से आगे पढ़ाए जाएंगे आपको, लगभग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और शब्द रूप, धातु रूप, ये सब चीजें पढ़ा दी गई हैं। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस के वीडियो देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखिए आगे का, देखिए आगे का सवाल क्या है? नीलकंठ। जैसे नीलकंठ, क्या नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान शंकर को। तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो तीसरे व्यक्ति का बोध जब हो तो उसको किसमें लगाते हैं? बहुब्रीहि में। चार थे द्वंद्व, द्वंद्व में और लगाते हैं। कर्मधारय में प्रथम और दोनों, जैसे नील कमल, दोनों पद प्रधान होता है, द्विगु में संख्यावाचक होता है, ठीक है। अब देखिए ये करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय, कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय लग गई ना, तो तृतीय लगा दीजिए फटाक से, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दशानन कौन सा समास है? दशानन कौन सा समास है? द्विगु है, बहुब्रीहि, द्वंद्व है। अब ये दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है, क्योंकि ये तीसरे पद का बोध हो रहा है, रावण का बोध हो रहा है, ठीक है, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। उसी तरह पीताम्बरा में पीला वस्त्र हो जिसका, पीताम्बरम यस्य सा पीताम्बरा, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन, सब चारों ऑप्शन गलत हैं, हो जाएगा आपका पीताम्बरा बहुब्रीहि समास, ठीक है। कंप्यूटर है, मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अपादान, अपादान किसमें लगती है? तो पंचमी में, भूलना नहीं चाहिए, अपादान पंचमी में। कोई भी सवाल टफ नहीं है, आप फटाक लगा सकते हैं। अगर संस्कृत इतने सारी चीजों को आपको थोड़ा भी मतलब जानकारी है, अगर आप धातु रूप, शब्द रूप, कारक, विभक्ति पढ़े हैं तो ये 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पंचवटी, देखिए पंचवटी में कौन सा समास है? ये टीजीटी का सवाल पूछ दिया, टीजीटी में सवाल आया था। तो पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा कौन सा है? इसमें संख्या है ना, पंचवटी, ठीक है, तो इसमें संख्या है तो ये द्विगु हो जाएगा। तत्पुरुष नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा। अब 31 से 40 तक के सवाल शिक्षण विधि एवं भाषा शिक्षण से है। क्या है? शिक्षण विधि एवं भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए, जल्दी से पढ़िए और बताइए, ठीक है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकदम साफ साफ पता चल रहा है, रटना है नहीं, संप्रेषण कौशल सोच सकते हैं, परीक्षा है नहीं, अंक है नहीं, ठीक है, तो क्या सही है? संप्रेषण कौशल, ठीक है। अगला सवाल है, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग क्या होता है? आवश्यक नहीं है श्रव्य दृश्य सामग्री का? बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है, उपयोगी है श्रव्य दृश्य। अगर बच्चे को कोई चीज वीडियो दिखाकर, कोई चीज कहानी सुनाकर हम पढ़ाते हैं तो वो ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। अगला सवाल है, भाषा अर्जन का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा अर्जन का प्रथम कौशल कौन सा है? तो भाषा अर्जन 4 कौशल होते हैं ना। पहला क्या है? श्रवण, फिर क्या है? भाषण, फिर पठन, फिर लेखन, ठीक है। तो सबसे पहला है श्रवण, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए, संस्कृत शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक हैं, इसमें एक भी नहीं दिया। प्रत्यक्ष, वेस्ट नहीं है, पामर नहीं है, मैक्स मुलर नहीं है, व्यास नहीं है। तो बताइए आप इसके बारे में क्या जानते हैं? एक नाम है विल्हेम विएटर, ठीक है। तो संस्कृत शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक हैं विल्हेम विएटर, ठीक है। पामर जो है वो संरचनात्मक विधि के प्रवर्तक हैं, रचनात्मक विधि के प्रवर्तक हैं। अभी हमने बताया, अगला सवाल है, भाषा के कितने कौशल हैं? कितने कौशल हैं? अभी हमने बताया 4 कौशल हैं। भाषा के कितने कौशल हैं? 4 कौशल हैं, ठीक है, तो 4 सही है। अगला सवाल है, पठन कौशल का संबंध किससे? पठन, जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है, पठन पढ़ने से, ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है? पढ़ने से, ठीक। तो सुनने से तो मतलब है नहीं, बोलने से मतलब है नहीं, लिखने से मतलब है नहीं, तो पढ़ने से।
अगला सवाल है, लेखन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? लेखन कौशल, अभ्यास, दंड, दंड से कोई मतलब नहीं है, मौन से मतलब नहीं, उपेक्षा से कोई मतलब नहीं, अभ्यास से मतलब है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, भाषा शिक्षण में इससे शिक्षण से संबंधित सवाल, यूपी टेट हो, टीजीटी, संस्कृत हो, किसी भी शिक्षण संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जरूर से जरूर ये सवाल पूछता है। ठीक है, भाषा शिक्षण में व्याकरण का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, महत्वहीन है नहीं, आवश्यक है नहीं, गौण है नहीं। ठीक है, संस्कृत, अगला सवाल है, संस्कृत शिक्षण की वार्तालाप पद्धति में बल दिया जाता है। वार्तालाप देखिए प्रश्न को देखा करिए, वार्तालाप माने बातचीत, यानी कि बोलने पर। ठीक है, लिखने पर बिल्कुल नहीं, रटने पर बिल्कुल नहीं, अनुवाद करने पर बिल्कुल नहीं। बहुत आसान सवाल है, इसको समझना कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा टफ आपके पेपर में आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इजी सवाल भी हमको लगता है बहुत इजी है, क्यों? जो हमको आता है इसलिए लगता है। अगर आप इसको मतलब 45 प्लस हैं तब समझिए आप की तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 50 में 50 पूरा आप कर सकते हैं तो समझिए आप पूरी तरह प्रिपेयर हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब भाषा अधिगम में प्रेरणा का कार्य क्या है? प्रेरणा देखिए किसी भी क्षेत्र में प्रेरणा एक ऐसा जिसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा चीज होता है जो इंसान को मतलब कार्य करने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो बाधा उत्पन्न करता है नहीं, प्रेरणा सीखने को बढ़ावा देता है। प्रेरणा क्या करता है? सीखने को बढ़ावा देता है। अब 41 से 50 सवाल जो है साहित्य एवं सामान्य संस्कृत ज्ञान है। जैसे रामायण के रचयिता कौन है? बताइए किसको किसको पता है रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता नहीं, कालिदास है? नहीं, कालिदास की रचना कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जो कि नाटक है। वाल्मीकि की रचना है रामायण। वेद व्यास की रचना है महाभारत। भास की रचना है स्वप्नवासव दत्तम जो कि एक नाटक है। ठीक है, अभी हमने बताया कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। अभिज्ञान शाकुंतलम की अभी हमने बताया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता है कालिदास। ठीक है, फिर अगला सवाल है, संस्कृत का आदि महाकाव्य कौन सा है? मतलब सबसे पहले जो काव्य लिखा गया वो कौन सा है? तो सबसे पहला महाकाव्य है रामायण। रघुवंश महाकाव्यम कालिदास की रचना है। कुमार संभवम भी कालिदास की रचना है। मेघदूतम भी कालिदास की रचना है। ठीक है, अगला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? पृथ्वी परिवार है, सही लग रहा है। समस्त विश्व एक परिवार है, भी सही लग रहा है। परिवार ही संसार है, सब सही लग रहा है। लेकिन मतलब वसुधैव कुटुंबकम इस वाक्यार्थ का सही भाव यही है, समस्त विश्व एक परिवार है। ठीक है, अब अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 6, कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अगला सवाल है, गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का, महाभारत का, वेद का या पुराण का? तो किसका है? महाभारत का। गीता किसका अंश है? महाभारत का। मेघदूतम के रचयिता, मेघदूत एक प्रसिद्ध खंड काव्य है, इसको कालिदास ने लिखा है। ठीक है, तो कालिदास की रचना है। भवभूत की रचना उत्तरामचरितम है। भास की रचना स्वप्नवासव दत्तम है और दंडी की रचना दस कुमार चरितम है। संस्कृत को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से और जाना जाता है? देवभाषा, जनभाषा, लोकभाषा या प्राकृत? तो संस्कृत को एक देवभाषा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ऋग्वेद से नहीं, गीता से नहीं, रामायण से नहीं, मुंडकोपनिषद से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमेशा पूछता है। ठीक है, तो ये रहे कुल 50 क्वेश्चन जिसको हमने अभी सॉल्व किया। अगर आपने 50 सवाल के सही जवाब दे दिए हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं यूपी टेट संस्कृत का एग्जाम देने के लिए। आपके फुली मार्क्स आने वाले हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, इन्हीं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक लेकर आएंगे फिर से। नमस्कार।